नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहले आपको हम यह बता देते हैं इतना महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य इसमें क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बच्चा क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाता है एग्जामिनर इसमें पूछना क्या चाह रहा है। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन को रटने का प्रयास ना करिए कि हम क्वेश्चन रट लेंगे सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, तभी आप पास हो पाएंगे। दोस्तों आज जो पेपर हमसे सॉल्व करेंगे वह पेपर अभी जो आपका लेटेस्ट 7 जुलाई का एग्जाम हुआ था, 7 जुलाई वही पेपर पूछा गया था, इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। आज आप पेपर 2 है दोस्तों, जिसमें हम सब आपकी जो मैथ के 30 क्वेश्चन है इसको हम सब कवर करेंगे। अगर हम सब पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में जितने भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड की जा चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर 2 में दोस्तों हम सब बात करें तो SST के 60 क्वेश्चन उसको हम सब कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम CDP के 30 क्वेश्चन उसको हम सब कवर कर चुके हैं। आज हम सब मैथ के 30 क्वेश्चन जो है उसको हम सब देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नहीं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों आपको यह चैनल 2011 से लेकर अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को उपलब्ध कराएगा। साथ में साथ हर सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास आप सबके लिए उपलब्ध कराएगा। आइए चलिए अब सब आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। मैथ में टोटल दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं पेडागोजी से और आपके 20 क्वेश्चन आते हैं कंटेंट से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप 1 से 20 सेंटीमीटर है यदि BC बराबर 48 सेंटीमीटर, CD बराबर 17 सेंटीमीटर, AD बराबर 40 सेंटीमीटर, कोण A बराबर है कोण B के जो कि इक्वल है 90 का, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसको दोस्तों सबसे पहले बताने के लिए सबसे पहले हम सब चतुर्भुज को बनाते हैं। देखिए चतुर्भुज बनाने के लिए हम सब सिंपल सा ऐसे बनाते हैं, एक लाइन ये हो गया, इसके बाद ऐसे खींचेंगे। इसके बाद एक चीज देखना होगा, मान लीजिए अभी हम इतना बनाते हैं, ये हो गया, ये लाइन B हो गया, ये लाइन यहाँ पे मान लीजिए और इसे थोड़ा सा बड़ी कर देते हैं, C हो गया। देखिए BC की लंबाई यहाँ पे कितना दे रहे हैं 48 सेंटीमीटर, यह लंबाई कितना है आपका 48 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहे हैं कि CD का जो 17 सेंटीमीटर है, CD कहाँ पे है, मान लीजिए CD अगर यहाँ पर हम खींचेंगे ये 17 सेंटीमीटर है, अभी मानते हैं। क्योंकि दोस्तों जो AD है यह 40 सेंटीमीटर है, आपका BC 48 सेंटीमीटर है, CD जो है 40 सेंटीमीटर है। कहने का तात्पर्य यहाँ से CD जो खींचा जाएगा यह 40 सेंटीमीटर है, जो यहाँ से A से इसमें मिलेगा। तो अगर यह 48 है, यहाँ से अगर हम इसे सीधा खींचेंगे तो यह भी 48 ही होगा। इसको थोड़ा सा दोस्तों हम सब यहाँ पे कम खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है ना AD बराबर कितना है 48 सेंटीमीटर है, यह आपका कितना हो गया, यह आपका 48 सेंटीमीटर है। अब इसको हम सब इसमें मिला देते हैं, यह कितना है, यह आपका 17 सेंटीमीटर है। अब यहाँ तक ये आपका जो ग्राफ है ये तैयार हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद करें पैरामीटर दोस्तों हम इसे निकालते हैं, कह रहे हैं कि P इक्वल टू ए बी प्लस आपका कितना हो गया 48 सेंटीमीटर, फिर प्लस 17 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। क्योंकि AB हमको नहीं पता है, अगर AB हमको पता होता तो हम सीधा सीधा निकाल लेते, AB नहीं पता है तो हमको यही AB को निकालना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 से 5 प्लस AB इक्वल टू 1 से 20। 1 से 20 कहाँ से आया, 1 से 20 यहाँ से आया, यहाँ पे दिया गया है ना, तो 1 से 20 सेंटीमीटर। ABC का जो परिमाप है, ABC का परिमाप यहाँ पे दिया गया है कि ABC का परिमाप जो है कितना है, वह 1 से 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम सब 1 से 20 लगा दिए। आगे हम सब बढ़ते हैं, फिर इसे हम जब इस तरफ लाएंगे तो माइनस करेंगे तो हमारे पास
ए बी का, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी बराबर बचा कितना 15 के, ये हो गया 15। यहाँ तक तो समझ में आया आया होगा सबको। अब हम सब एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको इसका माप नहीं पता था, इसका माप पता हो गया, इसका माप कितना हो गया, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हो गया। अब हम एरिया का फार्मूला में इसे रख देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एरिया के फार्मूला में अगर इसके हम रखते हैं तो यहाँ पे हम रख देंगे 1/2, एरिया का फार्मूला है 1/2 कोष्टक में 40 प्लस 48 गुणे 15। सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अब हम जोड़ेंगे 40 है और यहाँ पे 48 है, तो यह 88 हो जाएगा। 88 को हम 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर 44 में हम सब 15 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, यह दोस्तों आपका आ जाएगा लगभग 6 से 60 आ जाएगा, यही जो कि आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आप 6 से 60 किसी में, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। अब देखिए यहाँ पे कम पूछा गया है, जो आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, यह व्याख्या करता है कि एक विशेष गणितीय परिमाण सत्य क्यों होना चाहिए। सेकंड है, ये संबंधों को उजागर करने में मदद करता है और गणित की अंतर्निहित संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। थर्ड है, यह विद्यार्थियों को अपने स्वयं के तर्क को मान्य करने में मदद कर सकता है। लास्ट है, उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पे होता है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। आप जानते होंगे मैथ में दोस्तों तर्क बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन यही आपका गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकेट पी आर और क्यू एस है परस्पर बिंदु ऊपर प्रच्छेद करते हैं। यदि ओपी बराबर x प्लस 7 सेंटीमीटर है, ओ क्यू बराबर x प्लस वाई सेंटीमीटर, ओ आर बराबर 20 सेंटीमीटर तथा ओ एस बराबर 16 सेंटीमीटर, तो हमको 7y प्लस 5 का मान निकालना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी आए तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको हम बताते हैं किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सब समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं। ये हम सब समांतर चतुर्भुज बना लिए, मान लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, सबसे पहले हम सब समांतर चतुर्भुज बना ले रहे हैं। थोड़ी इस पे लिखने में समस्या हो जाता है, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यह समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज का नाम क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं पी क्यू आर यस। इसमें दो विकेट हैं, जिसके विकेट दोस्तों क्या है पी आर है। तो यहाँ पे हम एक विकेट ऐसे ला दिए, यह पी आर हो गया। इसके बाद क्यू एस परस्पर बिंदु ऊपर प्रच्छेद करता है, एक विकेट और है जो कि ऐसे है। अब प्रच्छेद मतलब होता है काटना। ये जहाँ पे काट रहा है यह क्या है, यह ओ है। यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए होंगे। एक चीज इसमें और आपको हम बता देते हैं, जो ए है दोस्तों, ए लाइन है, ए लाइन इसके बराबर है। जो ए लाइन है, ए लाइन इसके बराबर है। ये चीज आप जानते रहिए। देखिए क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। कह रहे हैं कि ओपी बराबर कितना दिया है, x प्लस 7 दिया है। ओपी कहाँ पे है, ओपी आप देखेंगे यहाँ पे ओपी हो गया ए लाइन। यह कितना दिया है, यह x प्लस 7 दिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 7 बराबर किसके है। अब देखिए हमको इस लाइन का मतलब इस लाइन का दूरी नहीं पता है, लेकिन ओ आर यहाँ पे देखिए ओ आर का दूरी दिया है। आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ओ आर का दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, इसकी दूरी दिया है। अगर दोस्तों इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी भी दूरी कितना होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 7 बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगले लाइन पर हम चलते हैं, इसे हम पहले सॉल्व ही कर देते हैं। तो x प्लस 7 बराबर 20 है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर आपका
13 होगा, क्योंकि इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। हमको यक्स की वैल्यू मिल गई, यक्स बराबर 13 है। अगला जो लाइन कह रहे हैं कि ओ एस, देखिए ओ एस की वैल्यू हमको यहाँ पे दिया है, ओ एस की वैल्यू कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको ओ क्यू की वैल्यू नहीं पता है, ओ क्यू की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ओ क्यू की वैल्यू, ओ क्यू बराबर क्या दिया है, यक्स प्लस वाई दिया है। हम यहाँ पे यक्स प्लस वाई को रखते हैं, क्योंकि हमको ओ क्यू की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ओ एस की वैल्यू पता है, कितना है 16 है, तो क्या यक्स प्लस 7 यक्स प्लस वाई बराबर 16 नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ओ क्यू बराबर यक्स प्लस वाई दिए थे, यहाँ पे हमने यक्स प्लस वाई लिख दिया है। यक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 16 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे दिया है 16 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, चूंकि हमारे पास यक्स की वैल्यू 13 आ चुका है, तो हम इसे 13 इसमें पुट कर देते हैं, 13 प्लस वाई बराबर 16। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, कोई समस्या नहीं होगी आपको। जब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो गया 3 आ गया। हमको y की वैल्यू मिल गई अब 13, ओ y की वैल्यू कितना मिली है 3। अब हमको इस मान में इसे पुट कर देना है, तो इस मान में अगर हम इसे पुट करते हैं तो हम यहाँ पे रखेंगे 7 गुणे 3 और प्लस 5, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, जो y वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 प्लस 5 तो इक्वल 26, 26 राइट आंसर है। 26 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहे हैं कि 5 गुणे 3 52 गुणे 3 भागे 4 प्लस टेढ़ी में 4 से 41 भागे 7 गुणे 3 प्लस 5 माइनस 32 भागे 8 गुणे 12। देखिए इसमें कुछ दिया नहीं गया है, आपको भाग योग का नियम लगाने बस। बोर्ड मास, बोर्ड मास में सबसे पहले हम सब क्या करते हैं, भाग देते हैं, उसके पास गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं। तो इसी को आप अप्लाई कर दीजिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह आना है, 3 में 4 से भाग देना है, और यहाँ पे 4 से 41 है, 4 से 41 किसका वर्ग होगा, 4 से 41 दोस्तों आपका 21 का होगा। इसके बाद जो भाग है उसे हम सॉल्व करके आपको बता ही दे रहे हैं। 52 हो गया, 52 गुणे, क्योंकि हमको 3 में 4 से भाग देना है तो हम इसे लिख सकते हैं 3/4 भाग देना है, तो प्लस 4 से 41 का करीब कितना होगा 21 होगा। यहाँ पे हमको 21 भी मिल गया, भागे कितना 7 हो गया, गुणे 3 हो गया, प्लस 5 हो गया, माइनस, देखिए -5 के बाद माइनस लिखे हम, यहाँ पे 8 चौक 32 काट सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे भाग का सिंबल है, तो हम इसे काट ही दे रहे हैं। 8 चौक 32 यहाँ पे काट दिए, गुणे 12। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब हमको 4 से 52 काट दे रहे हैं, 4 से 52 काट दे रहे हैं, जो आएगा इसमें जाके वह गुणा हो जाएगा। अगर 4 से हम काटे तो 4 के 4 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 12 हो गया, 4 तिहाई 12, 13 तिया 39 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 39 प्लस, तो यहाँ पे 7 14 7 तरीके के, इसे काटेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 3 बार जा रहा है, गुणे 3, फिर यहाँ पे प्लस 5 है, माइनस 4 है, गुणे 12 हो गया। यहाँ तक तो कोई समस्या, यहाँ पे 48 आप लिख सकते हैं, 12 चौक 48 भी लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है, लिख ही दे रहे हैं, क्योंकि हमको इसके बाद गुणा ही करना है, कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ पे हम -48 लिख दे रहे हैं, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यह प्लस है, 3 प्लस 5 है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब हम सब आगे इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 39 है दोस्तों, 39 में 3 करना पड़ेगा। 3 क्या करना, 3 यहाँ पे 3 ये भी है ना, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, हमको यहाँ पे 9 जोड़ना पड़ेगा 39 में, फिर प्लस 5 है, फिर माइनस यहाँ पे 48 है, हम इसमें 48 प्लस 5 माइनस 48, यह हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यही इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, कुछ अलग से नहीं किया। इसे क्या है क्या 48 माइनस हो जाएगा, बचा आपका क्या बचा 5 इज राइट आंसर। तो 5 किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखेंगे 5 दिया है, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि
अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष पहले अरुण की आयु का 5/6, वहाँ वरुण की आयु का 3/5 से 6 अधिक था। यदि वरुण की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, तब यक्स का मान निम्न समीकरण को हल करने से प्राप्त हो सकता है। हमको यक्स का मान पता करना है, कौन सा समीकरण बन रहा है उसको पता करना है। बहुत ही थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब वरुण को आय कितना दिया है, यक्स है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी से हम वरुण को इंडिकेट कर रहे हैं। वरुण वी बराबर यक्स हमने यहाँ पे मान लिया। इसके बाद करें कि अरुण, देखिए अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। अगर वरुण यक्स है तो अरुण क्या होगा, यक्स+3 होगा, तभी 3 वर्ष बड़ा होगा। तो हम अरुण को मान ले रहे हैं, अरुण कितना है, यक्स+3 होगा। यहाँ तक तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। हमने यहाँ पे दिया गया था वर्तमान में वरुण की आयु वर्तमान यक्स वर्ष है, तो हमने यक्स यहाँ पे लिख दिया। तो 3 वर्ष बड़ा है कौन, अरुण बड़ा है किससे, वरुण से, तो हमने यहाँ पे यक्स+3 लिख दिया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं कि 8 वर्ष पहले, आप यहाँ देखेंगे कि लिखा है 8 वर्ष पहले। अब हम 8 वर्ष पहले चले जाते हैं। 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले अगर हम सब बात करें तो हमको यक्स में से 8 घटाना पड़ेगा, यक्स+3 में से 8 घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सब जो वरुण है, वरुण में से घटाते हैं। तो वरुण की कितनी थी, यक्स थी, यक्स में सब -8 को घटा दे रहे हैं। क्लियर। इसके बाद अरुण की हम सब बात करें तो अरुण की आयु कितनी थी, यक्स+3 थी। इसमें से जब हम -8 करेंगे आपके पास क्या बचेगा, यक्स-5 बचेगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 8 में से 3 चला गया तो 5 बेटा, तो यक्स-5 हो गया। हम हमारे पास 8 वर्ष पहले जो आयु थी किसकी, वरुण की और अरुण की, दोनों की आयु की मिल गया, इतना है। अब हम कह रहे हैं कि अरुण की आयु का 5/6, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/6। अरुण की आयु क्या दिया गया है, वरुण की आयु क्या, अरुण की आयु क्या है, अरुण की जो आयु है वह यक्स-5 है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद कह रहे हैं कि वरुण की आयु, आप यहाँ पे देखिए वरुण की आयु 3/5 से 6 अधिक है। तो हम अरुण की आयु अब लिख दे रहे हैं, वरुण की जो आयु है वह 3/5, और वरुण का 8 वर्ष पहले कितना था, यक्स-8 था, तो इसे हम लिख सकते हैं यक्स-8। यहाँ तक तो क्लियर हो गया दोस्तों, =6 हो गया। यही आपका इक्वेशन बन गया। क्या ये इक्वेशन किसी में मैच कर रहा है, तो यह इक्वेशन आपका दोस्तों फर्स्ट में ही मैच कर रहा है। बस यही, इसके आगे आपको नहीं सॉल्व करना है, यही इक्वेशन ही पूछा है, कौन सा इक्वेशन बनेगा, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें अधिगम का वह क्षेत्र जो व्यवहार्य मूल्यों के साथ संबंधित है उसे के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, ज्ञान के क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र में, मनोगत्यात्मक क्षेत्र में, किस क्षेत्र में माना जाता है। देखिए यहाँ पे किसकी बात करें, व्यवहार की बात करें, मूल्यों के साथ संबंधित, तो यह दोस्तों किसकी बात करें, यह भावात्मक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आपका व्यवहार किससे जुड़ा होता है, वह भावात्मक से जुड़ा होता है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, करें किसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई आधार त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। यदि आधार त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, निम्न में से कौन सा इस बेलन के नए आयतन की व्याख्या करेगा। देखिए बहुत ही सही सवाल है। पहले एक हम बेलन बना ले रहे हैं, यह आपका बेलन हो गया, यहाँ पे समझ रहे होंगे, ये बेलन हो गया। इसकी ऊंचाई यच जो है कितना है दोस्तों, यच इसमें दिया है 9 सेंटीमीटर। इसके बाद जो 6 सेंटीमीटर क्या है, इसकी रेडियस है। त्रिज्या जो है क्या है, वो आर बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। जो यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को, इसका इक्वेशन बनाने का प्रयास किया। कह रहे हैं कि यदि आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आपकी आर है, आर को हमने आधा कर दिया, आर को 3 कर दिया, और ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाएगी, तो हम एक और अलग से बेलन यहाँ पे बनाते हैं। हमको ऊंचाई में कितना वृद्धि करना है, ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि करना है, ऊंचाई बराबर क्या हो गया 12 हो गया, और हमको त्रिज्या को आधा करना है, तो त्रिज्या क्या हो गया, आर बराबर आपका 3 हो गया। यहाँ तक तो आप, हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है इसको। इसके बाद करें निम्न में से कौन सा इस बेलन के नए आयतन की व्याख्या करेगा। अब देखिए इस बेलन की व्याख्या की अगर हम सब बात करें तो सबसे पहले हम सब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम सब
अगर, एक मिनट, अब इसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमको इसको इसको उसमें फिट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पाई बराबर कितना है, पाई पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई, एक मिनट फार्मूला लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर। इसी में ये इक्वेशन हम फिट कर दे रहे हैं। हमारे पास आर क्या है दोस्तों, आर 6 है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, अगला 9 है, 9 हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। यहाँ यह पहले का हो गया दोस्तों, इसे हम V1 मान लेते हैं, V1 मान ले रहे हैं, इसे हम V2 मान ले रहे हैं। V2 की बात करें तो वही आप फार्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई गुड़े 3 त्रिका 9 गुड़े 12। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों हमने क्या किया है। अब देखिए इसमें से अगर हम देखेंगे तो जो इससे कट रहा है इसे अनुपाते हम समझ ले रहे हैं कि ये दोनों अनुपाते हैं। इससे जो कट रहा है आप काट दीजिए, जैसे पाई से पाई कट जा रहा है। अभी हम चाहे दूसरी लाइन में करते हैं, तुम सीधा सीधा यहीं से काट दे रहे हैं। तो 9 से 9 कट जा रहा है और 12 से 36 कट जाए, 12 3 36। हमारे पास क्या बचा, अब देखिए इसमें जो पूछा जा रहा था, कह रहे थे निम्न में से कौन सी इस बेलन के नए आयतन की व्याख्या करती। ऑप्शन ऑप्शन जो दिया गया है, नए आयतन मूल आयतन का दोगुना हो जाएगा, नए आयतन मूल आयतन का आधा हो जाएगा, नए आयतन मूल आयतन का तिगुना हो जाएगा, नया आयतन मूल आयतन का 1/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो इसका मान 1 हो गया, इसका मान 3 हो गया। अब हमारे पास जो चीज बचा है वह 3:1 बचा है। कहने का तात्पर्य कोई चीज हमारे पास पहले 3 थी, अब कितना है वह 1 हो गई, मतलब कम हो गई, 1/3 हो जाएगा। नया आयतन मूल आयतन से 1/3 हो गया, कितना अंतर हो रहा है 1/3 हो जा रहा है, 3 में से 1 बच रहा है, तो यही आपका 1/3 हो गया। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। कि वैन हेलेन के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। किसकी बात कर रहे हैं, आरोही स्तरों में बात कर रहे हैं। एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। थोड़ा सा आरोही अवरोही के बारे में हम आपको बता देते हैं। अगर आरोही पूछा जाए दोस्तों, ये बढ़ते हुए क्रम होता है। आरोही मतलब क्या होता है, आरोही मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से। और अवरोही, अवरोही होता है जैसे 5 4 3 2 1 घटते हुए क्रम में, यह आपका अवरोही होता है। अब हम बेन हेले के ज्यामिति के सिद्धांत को समझते हैं। पहला कथन दिए गए ज्यामितीय आकृतियों के गुणों की पहचान। सेकंड है विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण। थर्ड है ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध ढूंढना। थर्ड है ज्यामितीय आकृतियों की जैसी वे हैं उसी रूप में पहचान। तो ऑप्शन है कौन सा सीक्वेंस इसमें पहले आएगा, कह रहे हैं पहला ऑप्शन है ABCD, सेकंड है DBAC, थर्ड है DCBA, लास्ट है ACBD। जो इसमें सीक्वेंस बनेगा वह बनेगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें DBAC यही सीक्वेंस, यही आपका आरोही क्रम होगा। आरोही सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से लगाना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को क्रमशः 90 80 60 75 50 के केंद्रीय कोणों वाले त्रिज्या खंडों के रूप में निरूपित किया है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक दोस्तों 540 है, तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर बताइए। देखिए इसमें पाई चार्ट की बात करें तो हम यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाते हैं। इसे हम 5 भागों में बांट दे रहे हैं। पांच भागों में बट गया। अब कह रहे हैं कि अब देखिए एक वृत्त टोटल इसके अगर हम सब बात करें तो ये कितने बराबर होता है, 3 से 60 होता है, 3 से 60 डिग्री, इतना आपको पता होगा। वृत्त जो है यह टोटल कितना है 3 से 60 है। इसके बाद कह रहे हैं जो, अब देखिए यहाँ पे 5 से 40 दिया गया, यह विद्यार्थियों को प्राप्त कुल अंक कितना पाए हैं 5 से 40 पाए हैं। सब जने जितने भी बच्चे हैं गणित हिंदी अंग्रेजी सबको मिलाकर 5 से 40 मिला है। तो 3 से 60 बराबर, क्योंकि हम इसे पाई चार्ट में दर्शा रहे हैं तो यह 3 से 60 बराबर कितना हो जाएगा 5 से 40 हो जाएगा। यहाँ तक समझ पाए हमने क्या किया है, क्योंकि इस वृत्त का, इस पाई चार्ट का पूरा मान कितना होता है 3 से 60 होता है। हमारे पास जो है 5 से 40 दिया गया है टोटल, तो 3 से 60 बराबर 5 से 40 हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर ले रहे हैं। पहले हमको जैसे 3 से 60 डिग्री बराबर 5 से 40 है, तो 1 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री के बराबर हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से 40 में हमको 3 से 60 से भाग दे दीजिए।
3 से 60 से भाग देंगे। अब जो आएगा वह 1 डिग्री का मान हो जाएगा। इसका मान आ जाएगा 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर 3/2 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अंतर जो पूछा है, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या है। देखिए गणित की अगर हम सब बात करें तो गणित में टोटल बच्चा मैथ में, हाँ मैथ में कितना नंबर पाया था, मैथ में अगर हम सब बात करें तो मैथ में 90 है, और इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में है दोस्तों 40 है। इसे आप माइनस कर दीजिए पहले। इसे जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, आप 40 आएगा। 90 में से 40 को माइनस घटेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। 1 मिनट, 45 वो 50 आएगा दोस्तों। 1 मिनट, इंग्लिश में कितना है, हाँ इंग्लिश में 50 है दोस्तों, यहाँ पे 40 नहीं है, तभी तो हम कह रहे थे ये 50 है। 50 हो गया। अब आपके पास कितना आ गया, 40 आ गया। 90 में से हम 50 घटाएंगे कितना आएगा, 40 आ गया। अब हमारे पास से मैथ और इसका अंतर आ गया 40। अब इसे हम इस मान में पुट कर दे रहे हैं, जैसे 3/2 चाहे गुणे 40। इसे काट दीजिए, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 20 है। राइट दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगा, तो राइट यहाँ पे आप 60 देख सकते हैं, 60 आंसर हो गया। राइट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, तो इसमें 60 आंसर सही है। चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण सम्मिलित नहीं किया गया है। सम्मिलित नहीं है दोस्तों, कौन सा, समृद्ध संख्याएं, भिन्न, घातांक और घात, वर्गमूल और घनमूल, इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो वह दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं शामिल है, समृद्ध संख्याएं नहीं शामिल है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। में से कौन सा कथन आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है दोस्तों। जो गलत ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। रूब्रिक एक निश्चित पैमाना होता है। रूब्रिक के पैमाने पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शन का वर्णन करने वाले विशेषताओं की सूची होती है। हेड है, रूब्रिक में विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है। लास्ट है, रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है। तो जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें जो गलत है ऑप्शन इसमें फोर्थ गलत है। रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी बहुफलकी के फलकों यफ किनारों ई और शीर्षों वी की संख्या क्रमशः 7, 15 यक्स है। तब दोस्तों 2f प्लस 3e माइनस 4x का मान आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम सब बात करें तो इसमें जो किया गया है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यफ बराबर कितना दे रहे हैं, यफ बराबर आपके पास है 7 है, ई बराबर क्या है, ई बराबर है 15 है, और हमारे पास v का मान नहीं है। अगर v का मान हमको पता हो जाए, v का मान यक्स दें, v का मान पता हो जाए तो हम यहाँ पे उसका मान पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमको v का मान नहीं पता है तो हमको v बराबर यक्स दिया गया है। तो अब हम सब सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। इसमें हम सब यूलर का फार्मूला लगा दे रहे हैं। यूलर का जो फार्मूला है एफ प्लस वी माइनस ए इक्वल टू 2। इस फार्मूले में इसको हम पुट कर दे रहे हैं। तो 7 प्लस यक्स माइनस 15 बराबर 2। देखिए हम कुछ अपने मन से इसमें नहीं कर रहे हैं, जो फार्मूला जैसे कर रहा है वैसे हम सब पुट करते जा रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गया। इसे जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास यक्स प्लस यक्स बराबर 10 आ जाएगा। अब 10 कैसे आया, 10 दोस्तों पहले इस तरफ आएगा, इसमें से ये 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचा आपके पास, 10 ही बचेगा ना। यहाँ पे 10 आ गया, देखिए 7 है, यहाँ 15 है तो 8 आएगा, तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, तो फिर 10 आता है ना। यक्स बराबर हमारे पास मिल गया। हमको यक्स का मान अभी प्राप्त हो गया। यक्स बराबर कितना है, 10 है। अब हमको इसमें फिल कर देना है, यहाँ पे इसमें हमको मान को फिल करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे यफ का मान कितना है, 7 है, प्लस 3 ई का मान कितना है दोस्तों, ई का मान 15 है, माइनस 4 यक्स का मान कितना है, 10 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा तरीका है, जो आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं।
7 दूनी 14 प्लस 15 तियाँ 45 माइनस 1040। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे जोड़ के इसे माइनस करते हैं तो आपके पास 19 आ गया। 19 इज आंसर। 19 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें एक तिर्यक रेखा तो समांतर रेखाओं को प्रच्छेदित करती है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण 2x प्लस 15 और 3x माइनस 20 है, तब ये 4x प्लस 6 का मान आपको बताना है। इसका काम आपको एकदम लास्ट में लगेगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एक तिर्यक रेखा कह रहे हैं कि दो समांतर रेखाओं को प्रच्छेदित करती है, मतलब दो समांतर रेखाओं को काट रही है। तो हम यहाँ पे पहले दो समांतर रेखाएं ही बना दे रहे हैं, क्योंकि आपकी दो समांतर रेखाएं होंगे, एक तिर्यक रेखा इसे इसे काट रही होगी। क्लियर, कोई समस्या नहीं होगा। हमने यहाँ तक इसे सॉल्व किया। एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रच्छेदित कर रही है। इसके बाद कह रहे हैं कि तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ओर बने दो कोण, कह रहे हैं कि इसके एक तरफ ही बने दोस्तों, अलग अलग तरफ नहीं, एक ही ओर बने दो अंतःकोण दोस्तों क्या है, 2 हम यहाँ पे मान लेते हैं एक ही तरफ माना है, तब तो एक कोण यहाँ मान लिए, एक कोण यहाँ मान लिए। इसका मान हम मानते हैं 2x प्लस 15 हो गया, और इसका मान क्या दिया है 3x माइनस 20 हो गया। यहाँ पे हो गया 3x माइनस 20 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक चीज आप जानते होंगे, अगर एक लाइन ऐसे खींचा गया है, एक लाइन ऐसा खींचा गया है, इसमें कोई कोण बन रहा है, तो ये कितने अंश का होगा, ये दोस्तों 160 अंश का होगा, 180 अंश का होगा, ये चीज आपको पता है। तो अगर यह कोण ऐसे बने तो, ऐसे बने तब भी तो 180 ही होगा, ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे बनेगा तब कम हो जाएगा। यही चीज तो हो रहा है, मतलब यह दोनों कोण बराबर किसके हैं, 180 के हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 फिर प्लस 3x माइनस 20 बराबर किसके हैं, 180 के हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा आपको। अब यहाँ पे हम इसे पहले इसे जोड़ लेते हैं, फिर इसमें इसको इक्वल कर लेंगे। 3x 2x है तो हम यहाँ पे 5x लिख लेंगे। 5x या देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, तो कितना आएगा -5 आएगा। -5 बराबर किसके, 180 के। आपने यहाँ पे समझा कि यह -5 आया कहाँ से, यहाँ पे -20 है, यहाँ पे 15 है। इसे जब माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का, क्योंकि 20 माइनस में है, बड़ी जो संख्या होती है वही आपका सिंबल उसी का यूज होता है, तो यह -5 बचेगा। यहाँ पे इसी का सिंबल -5 बच गया। इसको हम 180 के बराबर है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब 5x देखिए यहाँ पे इस तरफ है प्लस, इस तरफ माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 5x बराबर कितना हो गया, 185 हो गया। ये प्लस हो जाएगा ना, तो फिर इसके बाद x बराबर कितना हो गया, हम 5 से इसमें 185 में जब भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं हुआ होगा आपको। हमको x का मान अब मिल गया 37। अब हमने इसको बताया था, इसका काम आपको लास्ट में लगेगा। इस मान को इस पे पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं 4x प्लस 6 है। इस मान में हम अगर रखेंगे तो 4 गुणे x का मान कितना है, 37 है, प्लस 6। अब इसे आपको सॉल्व करना है। इसे हम गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें जोड़ देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अब 37 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, 148 आएगा। 148, 37 में 4 148 प्लस 6 कितना हो गया आपके पास, 154। 154 इज राइट आंसर। 154 ऑप्शन फर्स्ट में ही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको दोस्तों कह रहे हैं कि भिन्नो 6/7, 2 सही 3/5, 3/8, 2 सही 8/15 के सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न का योग बताना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे पहले इसमें हमको निकालना है सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। इसे निकालने के लिए आप सीधा सीधा भाग भी दे सकते हैं, और भी तरीका है, लेकिन आपको हम भाग ही देके बता दे रहे हैं कौन सा सही होगा। इसको आप एलसीएम लेके भी सबसे बड़ा छोटा निकाल सकते हैं, लेकिन एलसीएम ना लेकर हम सीधा सीधा इसमें भाग ही दे दे रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी संख्या है, तो बड़ी होती तो फिर हम एलसीएम लेना पड़ता आपको। तो हम भाग ही दे रहे हैं
पहले 6/7 है, 6/7 को अगर हम भाग देते हैं तो एक सवाल आपको करके बता दे रहे हैं। इसे यह हर हो गया, यह अंश हो गया। हर समय हर से अंश में भाग दिया जाता है, मतलब इससे इसमें भाग दिया जाएगा। तो हमारे पास 7 है, 7 में हम 6 से भाग देंगे। क्योंकि 7 में 6 से भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे। फिर अब 7 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा इसकी 60 के समथिंग पहुँच जाए। तो 60 के समथिंग कितने बार में पहुँचेगा? लगभग 8 बार में। 8 7 56, 7 8 56, 8 बार चला गया। फिर आगे हमारे पास कितना बचेगा? 56, 60 में से 56 हम माइनस कर देंगे, 4 आएगा। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 40 हो गया। तो 5 7 35, 5 7 5 35, 5 बार समथिंग जाएगा। तो हम इसका मान लेते हैं 0.85। ये भाग विधि से बता रहे हैं। आप चाहते हैं तो पहले इसे हम सही, यहाँ पे अगर चाहते हैं तो इन नीचे का सबके एलसीएम लेके ऊपर से भाग देके जो आता, नीचे से एलसीएम में भाग देके जो आता ऊपर गुणा करके, ऐसे भी आप लिख सकते थे। लेकिन हमको भाग देके ही बता रहे हैं। अगला है जो 2 सही 3/5। इसको अगर सॉल्व करेंगे, आपके 5 दूनी 10, 10 5 दूनी 10, 10 में से 3 जोड़ दे रहे हैं दोस्तों, कितना हो गया? ये आपके पास 13, 13 में 13/15, 13/5 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13/5। यहाँ तक क्लियर है। इसे हम भाग देंगे तो हमारे पास समथिंग कितना आएगा? ये समथिंग 2.6 के समथिंग आएगा। आप इसमें भाग देके चेक कर लेना। अगला जो है कह रहे हैं 3/8। अब 3/8 की अगर हम सब बात करें तो अगर हम इसे भाग देंगे तो इसमें आएगा 0.37 आएगा। इसके बाद अगली जो संख्या है 2 सही 8/15। अब 8/15 को हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 15 दूना 30, 30 38, 38/15। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा? हमारे पास आएगा 2.5। ठीक है। अब हमारे पास सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ए है। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ए है। तो हमारे पास 13/15 सबसे बड़ा है और 3/8 सबसे छोटा है। तो हमारे पास करे योग पूछा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13/5 योग करना है और 3/8। इसी को जोड़ दीजिए, जो आए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? तिर्यक गुणा आपको पता होगा, इस तरीके से गुणा किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे आप करेंगे 13 अट्ठे 104 लिखेंगे प्लस 15 लिखेंगे, 15 हो गया और 8 में 40 हो गया। इसे सॉल्व कर दीजिए तो आगे आ गया 119/40। देखिए अगर इतना आंसर मिलेगा इतना ही सही हो जाएगा, नहीं तो आप इसे काट दीजिए। इसे जब काटेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 2 सही 39/40। यह भी आपका राइट, क्योंकि आंसर इसमें दिया है। अगर इस फॉर्मेट में होता तो यह भी आपका सही हो जाता, लेकिन इस फॉर्मेट में तुमको इसको निकालना पड़ेगा। तो यह दोस्तों किस में है? 2 सही 39/40 कहाँ पे? तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें निम्नलिखित में से क्या आकलन का अर्थ को नहीं समझाता है? दोस्तों करें आकलन के अर्थ को नहीं समझाता। पहला यह मूल्यांकन है। सेकंड है यह विद्यार्थियों को नामांकित करने में सहायता करता है। थर्ड है यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का निदान करने में सहायता करता है। लास्ट यह विद्यार्थी के प्रदर्शन पर जानकारी एकत्रित करने का एक तरीका है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नहीं है, जो नहीं है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह विद्यार्थी को नामांकित करने में सहायता करता है। क्या ऐसा है दोस्तों? यही आपका गलत है और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय में रचनात्मक का संकेतक नहीं है? रचनात्मकता का क्या संकेतक नहीं है उसको आपको बताना है। तो अगर इसमें हम सब बात करें रचनात्मकता का जो संकेतक नहीं है, कह रहे हैं विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं। हमने आपको अभिसारी और अपसारी के बारे में बताया था ना, अभिसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है। विद्यार्थी लचीली सोच में सक्षम होते हैं, यह सही है। विद्यार्थी विविध वैकल्पिक समस्या समाधान की कार्य नीतियों का उपयोग करते हैं, यह भी सही है। विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, यह भी सही दोस्तों। विद्यार्थी प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह गलत है। अभिसारी सोच का उपयोग करते हैं, यही आपका संकेतक नहीं है, ये संकेतक नहीं है। अब देखिए अभिसारी और अपसारी होता है। अपसारी मतलब होता है कि जैसे अभिसारी मतलब बहुविकल्पी प्रश्न समझिए, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक को आपको चॉइस करना होता है। और जो निबंध होता है, आपको किसी विषय पे निबंध लिखने को दे दिया जाए, वह आपका अपसारी सोच कहा जाता है। अब उसमें आप
अगर निबंध 10 बच्चों को हमने निबंध लिखने के लिए दे दिया, 10 बच्चों का निबंध अलग अलग रहेगा, वो अपने मन से बना के लिखेंगे। और 10 बच्चों को बहुविकल्पित क्वेश्चन दे दिए तो दोस्तों 4 ऑप्शन रहे, चारों में से ही ऑप्शन बच्चा टिक करेगा, अलग से तो कोई अपने दिमाग लगाएगा नहीं अलग से ऑप्शन चॉइस करने के लिए। तो यही आपका अभिसारी चिंतन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें यदि 9 से 55 में जोड़ी जाने वाली यक्ष ऐसी न्यूनतम संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग बना देती है, तो 3x+2 का मान बराबर बताइए, मान बराबर है। तो इसका काम हमको लास्ट में लगेगा। सबसे पहले इसको हम सब सॉल्व करते हैं। 9 से 55 में जोड़ी जाने वाली, आपको सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाना है। 9 से 55 को आप 9 से 55 में क्या मिला दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। हम 955 को यहाँ पे निकाल लेते हैं, पहले पूर्ण वर्ग बनाते हैं। 955 यहाँ हो गया, इसे हम भाग निकालते हैं, इसे आप जोड़ा बना देते हैं। 2 का जोड़ा बनता है ना, 2 जोड़ा यह एक। हम सबसे पहले इसमें भाग देंगे, तो इसमें भाग किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 त्रिक का 9, यहाँ पे कट गया, कुछ नहीं बचा। तो इस संख्या को यहाँ पे उतार लेते हैं, यहाँ पे उतार के प्लस कर लिया जाएगा, तो क्या हो गया, 6 बचा। अब हमको कितनी बार ले जाना है, चूंकि यहाँ पे उतरेगा तो 55 उतरेगा। अब 55 आ गया, अब हम यहाँ पे 0 बार ले जाएंगे तो 60 आ रहा है, 60 0, तो मतलब 0 कम से कम एक बार तो जाना ही है ना। 0 कैसे जाएगा, एक बार जा रहा है, 0 जाएगा तो ये भी तो 0 हो जाएगा। फिर 0 तो बार जाता नहीं, मिनिमम तो एक बार तो जाएगा। 2 बार ले नहीं जा सकते, ज़्यादा हो जाएगा 55 से। हम यहाँ पे एक बार ले जा रहे हैं, एक बार भी जाता तो जाएगा, क्योंकि 61 हो जा रहा है। अब 61 बन जा रहा है, जाहिर सी बात है 61 तो आएगा, 61 एक नम 61 होगा। तो पहले एक का गुणा एक करते हैं, एक नम 1 हो गया, 1 छक्के 6 हो गया। ये हमारे पास क्या बचा, 61 बचा। यहाँ पे 55 है। अब देखिए इसका अगर अंतर देखें तो कितना अंतर आ रहा है, अंतर 6 जा रहा है। कहने का तात्पर्य है अगर 955 में हम 6 जोड़ दें तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। मतलब कितना जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर। वही कह रहे हैं कि उसे एक पूर्ण वर्ग नाम दे, क्या न्यूनतम क्या जोड़ा जाए वह पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब 6 जोड़ा जाए वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 गुणे, अब यक्स का मान हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया, प्लस 2, 6 त्रिक 18, 18/2, 18 प्लस 2, 18 में 20, 18 में 2 जोड़ दे रहे हैं 20, 20 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे आप दोस्तों समझ रहे होंगे हम सब बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि कितना इजी तरीके से। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 3, 5, 7 में से प्रत्येक से विभाज्य है। दोस्तों किसमें, 1 से 500 के बीच आपको बताना है। सबसे पहले करें वह संख्या 3 से भी विभाजित हो, 5 से भी हो, 7 से हो। तो दोस्तों अगर ये तीनों को देखा जाए तो हम तीनों को क्या करेंगे, तीनों का हम एलसीएम ले लें। एलसीएम जो आएगा वही उससे 5 से में भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम एलसीएम समझते हैं 3, 5 और 7 का एलसीएम, क्योंकि इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं है जो कटे, हमको सीधा सीधा इन सबका ही गुणा कर ले रहे हैं। 15 15, 15 में 7 का गुणा कर दे रहे हैं। तो यह 1 से 5 आपका एलसीएम आ गया, किसका, 3, 5, 7 का। हमारे पास एलसीएम आ गया 1 से 5 इन तीनों का, और इससे 5 से में भाग दे दें, जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि यह 5 बार जाएगा नहीं, 1 से 5 है, 5 बार कैसे जाएगा, यह 4 बार जाएगा। तो 4 बार जाएगा कितना, 4 से 20 हो गया, जो आएगा कट गया। इसके बाद यह बार तो जाएगा नहीं, बचा क्या, 4। ये 4 ही बार तो गया ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है। जो सबसे कम महत्वपूर्ण है उसको आपको बताना है। पहला है दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना। सेकंड है यह समझना कि गणितीय तकनीक का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है। थर्ड है गणित में शॉर्टकट खोजना, गणित सूत्र का सामान्यीकरण। अब बताइए गणित में कौन सी प्रक्रिया एनसीएफ 2005 के अनुसार कम महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। गणित में शॉर्टकट खोजना, एनसीएफ ये नहीं कहता कि आप शॉर्टकट तरीके से किसी चीज का आंसर बता दे, बच्चा समझ ही ना पाए, इसलिए ऑप्शन 3 सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर यम एक बिंदु इस प्रकार स्थित है, AM बराबर BM बराबर CM है। यदि कोण A और B क्रमशः x + 70 है तो 3x + 25 अंश का मान बताइए। तो इसका काम आपको लास्ट में लगेगा। सबसे पहले हम सब कोण को बनाते हैं।
हमने एक कोड यहाँ पे बना लिया, ये आपका कोड तैयार हो गया। कोड तैयार होगा, कोड क्या है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसके बाद यहाँ तक हमने बना लिया, ए और बी कौन सी भुजा, ए और बी यही भुजा है ना। इस पे यम एक बिंदु इस प्रकार स्थित है, यहाँ पे हम एक भुजा और स्थित है जो कि यम है, यहाँ पे हम इसको यम मान ले रहे हैं। ए एम बराबर बी एम। अब हमने यहाँ पे एक भुजा और स्थित कर दिया, ए एम, इसका मान ए एम हो गया, इसका मान बी एम हो गया। तो कह रहे हैं कि ए एम बराबर बी एम बराबर है, मतलब एकदम बीचों बीच ये भुजा है। इसके बाद एक भुजा सी एम पे जा रहा है, सी हमारे यहाँ, यम यहाँ है, मतलब एक भुजा इस तरीके से भी आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा एक दूसरे से बराबर है, इस चीज को आप जानते रहिए। यहाँ तक हम सब क्वेश्चन को समझ लिया। यदि कोड ए और बी क्रमशः, अब देखिए कोड क्या है, कोड आपका ए हो गया और कोड ए आपका बी हो गया। ए और बी, ए का मान कितना दिया है, ए का मान आपका यक्स दिया है, लेकिन बी का मान कितना दिया है, 70 दिया है। क्लियर। कह रहे हैं कि ए और बी का मान 70 है, तो 70 है तो 3x प्लस 25 का मान बराबर है, किसके मान बराबर है, यहां तक आप समझ गए। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर देखिए यह 70 है, यह भी क्या होगा, 70 ही होगा, इसे हम यक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर। इसका मान नहीं पता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के अगर तरीका देखा जाए तो आप जानते होंगे इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश। यह क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब हम इन सब के बराबर 180 की कर दे रहे हैं, यक्स प्लस यक्स प्लस 70 प्लस 70 बराबर 180। हमने किया क्या है, समझ आप रहे हैं ना। हमने किया है क्योंकि इसमें 3x प्लस 25 का मान पूछा है, यक्स का मान ये था दोस्तों। अब इसका निकालने के लिए हमको इसको तो मानना भी पड़ेगा, तभी तो हम निकाल पाते। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यक्स यक्स है तो हम यहाँ पे 2x कर दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे 70 है, 70 और यहाँ पे 180 है, 70 70 प्लस करेंगे 140, यहाँ पे 180 है, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ओ 2x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इस तरफ 180 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम x बराबर लिख देंगे 40/2। अब हम इसे जब काट देंगे तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, x बराबर हमारे पास 20 आ गया। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारे पास x की वैल्यू मिल गई, कितना, x का मान हमको 20 मिल गया। अब हम सॉल्व करते हैं, 3 गुणे 20 प्लस 25, इसको सॉल्व कर दिए, जो आया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था दोस्तों यह, लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे 60 हो गया, इस यहाँ 60, इसके बाद इसमें 25 जोड़ दीजिए, 60 में हम 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 60 में 25 जोड़ेंगे तो आपका 85 आएगा। 85 किस में है, सेकंड में है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, कह रहे हैं किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक 36 37 31 42 23 38 17 18 35 12 25 29 35, इस आंकड़ों का मध्य और परिसर का अंतर निकालना आपको। सबसे पहले हम सब मध्य को निकालते हैं। मध्य को निकालने के क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सभी संख्या को जोड़ना पड़ेगा और जितनी संख्याएं हो उससे भाग देना पड़ेगा। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल संख्याएं कितनी है, 12 है, थी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12। ये क्लियर है। अब इसे हम जोड़ते हैं। अब जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे है तो कह रहे हैं 6 7 6 7 13 हो गया, 14 14 2 14 16 16 3, इसमें 19 हो गया, 19 19 1 20 20 7 27 27 3 दोस्तों 27 और 3 30 हो गया, 30 और 4 34 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 8 है, 34 में हम 8 जोड़ते हैं, 34, हाँ 34 है, 34 8 34 से 40 40 2 42 हो गया, 42 5 47 हो गया, 47 47 में 5 जोड़ते हैं तो 47 में 5 में जोड़ेंगे जब, तो इसमें 50 2 52 हो गया, 52 में 9 जोड़ते हैं तो 61 हो गया, 61 में 5 जोड़ते हैं 66 हो गया, 66 का 6 हो गया और आपके पास 6 शेड्स भी बच गया है। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद है
3 3 6 6 3 9 9 4 13 13 2 15 15 15 3 18 18 1 19 19 1 20 20 3 23 23 2 25 25 26 27 27 3 दोस्तों कितना हो गया 27 3 30 30 या 36। इसको हमने जोड़ लिया। अब इसे हम काट देंगे। इसे जब आप काटेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा 30.5। इसे आप काट के चेक कर लेना 12 से। अब हमको 30.5 क्या मिला, यह मध्य मिला इसका, यह मध्य है। अब हमको परिचय निकालना। परिचय निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या में माइनस करना होता। सबसे बड़ी संख्या इसमें 42 है और सबसे छोटी क्या है दोस्तों 17 है। इसे अब आप जब घटाएंगे आपके पास क्या मिलेगा 25 मिलेगा। अब इनका अंतर निकालना है तो हमको 30.5 में से -25 करना है। इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, मिलेगा 5.5। इस करेक्ट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं एक व्यापारी 12 पंखे 2400 रुपये में खरीदता है। प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य पर 25% से अधिक अंकित करता है। यदि वो सभी पंखों को 10% की छूट दर से बेच देता है तो कुल मिलाकर उसका लाभ बताइए। देखिए एक व्यापारी है 2400 रुपये 24,000 रुपये में 12 पंखे खरीदता है। 24,000 रुपये में 12 पंखे खरीदता है। 12 पंखे बराबर 24,000। एक पंखे बराबर कितना होगा दोस्तों, 12 से हम भाग दे देंगे हमारे पास कितना आएगा 2000। मतलब कहने का है वह 2000 रुपये में एक पंखा खरीदता है। एक पंखे के दाम वह कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य पर 25% अधिक अंकित करता है। पंखे पे जो दाम लिख के आया वह 2000 लिखा था, 2000 में वो खरीदा, लेकिन वह 2000 पे 25% बढ़ा के दाम लिखता है। तो हमको क्रय मूल्य हमारा कितना था 2000, उसे 25% अधिक अंकित करता है। अब इसको हम सब सॉल्व करते हैं। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2000 गुणे, क्योंकि 25% हमको बढ़ाना है न कि घटाना है। जब हम 25% बढ़ाएंगे तो हमारे पास 1 से 25/100 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, 0 से 0 कट गया। अब 1 से 25 में इसको हम गुणा कर देते हैं तो हमारे पास जो संख्या बचेगी क्या बचेगी, वह बचेगी, एक मिनट, हाँ, इसे जब 1 से 25 में गुणा करेंगे हमारे पास आएगा, दिख रहा है नहीं दोस्तों, यहाँ पे 25 है। हमने जो दाम अंकित किया, एक पंखे पे दाम अंकित किया 2500 रुपये। हमने खरीदा था 200 रुपये, 25% बढ़ा दिया तो 2500 रुपये उस पर दाम अंकित कर दिया। अब तो हम यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिए। आगे करें, यदि वह सभी पंखों को 10% के छूट पर बेच देता है। जो हमने इसको अंकित किया है इस पे 10% छूट दे रहे हैं, ना कि 2000 पे दे रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब हमसे 2500 पे 10% छूट देना है तो 25 से हो गया गुणे 10% छूट दे रहे हैं, मतलब कम हो रहा है, तो हम 90 आ जाएगा, 90/100। क्लियर। अब इसे हम काट देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 90 में आप जब 25 को गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, आपके पास आएगा दोस्तों 22 से 50। अब देखिए हमने पंखा खरीदा 2000 का, दाम उस पर लिखा 2500 का, बेचा कितने दोस्तों 22 से 50 रुपए का बेचा। यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट लाइन को हम सब सॉल्व करते हैं। कुल मिलाकर उसका लाभ आपको बताना है, सिर्फ लाभ आपको बताना है बस। लाभ कितना हुआ, हमने पंखा खरीदा था 2000 का, बेचा कितने 22 से 50 का, मतलब एक पंखे में हमको 250 रुपए का फायदा हो रहा है एक पंखे में। तो हमने टोटल 250 रुपये 12, हमने पंखे कितने खरीदे थे 12। आप इसे 12 से गुणा कर दीजिए, आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो 3000। मतलब आपने 12 पंखों में कितना कमाया, 3000 कमाया। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर, यदि कोण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप आपको बताना है। तो परिमाप बताने के लिए क्या कहना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले हम सब एक त्रिभुज को बनाते हैं। त्रिभुज यहाँ पे बन गया आपका। इसको हम मान लेते हैं ए हो गया, ए बी समकोण है दोस्तों, समकोण ए बी सी। तो इसे हो गया। इसका क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल कितना है 240 है। अगर इसका टोटल क्षेत्रफल 240 है, सबसे पहले इसका हम एरिया निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है उसकी ए तक एक भुजा कितना है 23 सेंटीमीटर है। अब देखिए टोटल हमको मिल गया, उसका एक भुजा हमको मिल गई 23 सेंटीमीटर। अब हमको इन दोनों भुजाओं को ज्ञात करना है। इस भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर आपका हो जाएगा 1/2। देखिए हमारे पास एक भुजा है 30 हो गया,
और चूंकि हम ए बी निकालते हैं, फिर इसको हम निकालेंगे। ए बी हमारे पास, हमको ए बी निकालना है, तो हम ए बी आ गया। ए बी बराबर कितना हो गया 240। 240 कहाँ से आया आपको पता होगा, 240 यहाँ पे दिया है, टोटल क्षेत्रफल है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 आ गया। और 1 मिनट, अब 15 आ गया, चूंकि यहाँ पे 240 है, जब इसे 240 में हम 15 से भाग देंगे कितना आएगा 16 आ गया। यहाँ पे आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हमारे पास ए बी का मान कितना मिल गया, ए बी का मान हमको मिल गया 16। क्लियर है दोस्तों। अब हम यहाँ पे 16 लिख सकते हैं। अब देखिए एक फार्मूला आप जानते होंगे, कड़ स्क्वायर बराबर, कड़ स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता ही होगा। अब इसी फार्मूला में आप इसे पुट कर दीजिए। आपको इस कड़ को निकालना है। कड़ के निकालने के लिए आप यहाँ पे आधार 30 है, 30 स्क्वायर प्लस लंब है दोस्तों 16 स्क्वायर। यहाँ पे कड़ बराबर है, कड़ बराबर। देखिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैथ जो होता है वो आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं आप इसे देख लेंगे समझ जाएंगे, जब तक इसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते। इसलिए आप सिर्फ देखने का प्रयास ना करिए। आपको हम एक टास्क दे रहे हैं, यहाँ पे आपको 1-2 क्वेश्चन हम देंगे जो कि होमवर्क के तौर पे रहेगा। आपको इसको सॉल्व करना है। कड़ स्क्वायर बराबर 30 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर, अब बहुत ईजी है, आप इसे सॉल्व करिए। इसका आंसर आप कमेंट करिए, ना आएगा फिर कमेंट कर दीजिए, फिर अगले हम वीडियो में इसे बताएंगे। आइए अगले वीडियो पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहें एक शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज को कतरने वितरित करता है और उन्हें कोड को ज्ञात करने के लिए कोड को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नोट करने के लिए कहता है। शिक्षण की यह विधि दोस्तों उदाहरण है किसके हैं, खोज विधि के, शिक्षक केंद्रित उपागम के, निगमनात्मक विधि के, विश्लेषण विधि के, विश्लेषणात्मक। तो यह दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा। यह खोज विधि पर आधारित है। बच्चा खोज रहा है, चित्रण में कोड को माप रहा है, लिख रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो यह खोज विधि के अंतर्गत आएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। 3 + 4 × 5 एक गणितीय व्यंजक नहीं है। गुणन की संक्रिया गणितीय व्यंजकों पर की जा सकती है। थर्ड है व्यंजक x² + 10x + 25 को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। देखिए यही तो होगा, क्या आप इसे और ज़्यादा सरल नहीं कर सकते हैं, इसे आप और भी ज़्यादा सरल कर सकते हैं। समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। यह सही है, ऑप्शन इसमें थर्ड ही गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों आप खुद से लगाइए, आपका होमवर्क है, इसे खुद से लगाइए, कमेंट करिए। नहीं आता है तो आप इसे कमेंट कर दीजिएगा। अगला वीडियो जब हम सब मैथ का लेंगे तो उसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताएंगे, फिर आगे हम सब क्लास को शुरुआत करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है तथा इसका एलसीएम बराबर 6 से 30 है। इन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का योग आपको बताना है। हमारे पास एलसीएम है दोस्तों, एलसीएम है, हमको एचसीएफ निकाल के जोड़ के बता देना है। तो एचसीएफ क्या आएगा उसको आप जोड़िए, इसको निकालिए, फिर जो आएगा उसका आंसर आप कमेंट करिए। यहाँ पे आज हम सब जो आपका 7 जुलाई का पेपर होता है उसको कवर किए। अब इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।